छत्तीसगढ़ बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा प्रदेश है और इसलिए लोग कहते भी हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। क्या दिया था कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने, देश और प्रदेश की सरकारों ने? तब हम मध्य प्रदेश के हिस्सा हुआ करते थे। गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, बीमारी, यही दिया। विकास से महरूम रखा हमको। जिन घोटालों की जांच हो रही है, चाहे वो शराब घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, डीएमएफ घोटाला हो, महादेवीप सट्टा का घोटाला हो, ये सारे के सारे घोटाले कांग्रेस की सरकार के दौरान हुए हैं। कांग्रेस 3 आधार पर राजनीति करती है: भय, भ्रम और भ्रष्टाचार। अभी वक्फ बिल पे एक परिवार के 3 सदस्य हैं, एक राज्यसभा में, 2 लोकसभा में। एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। जिस दल के बड़े नेता अपने कार्यकर्ताओं के निष्ठा पर संदेह करे, कैसी होगी वो पार्टी? इसीलिए मैं कहता हूं कांग्रेस के पास न नीयत है, न नेतृत्व है। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This special edition is being filmed in the beautiful state of Chhattisgarh. And my guest now is the Deputy Chief Minister of Chhattisgarh and the Public Health and Engineering Minister, Mr. Arun Sao. धन्यवाद आप पॉडकास्ट में आए। तो कई सारे सवाल हैं। आपसे पहले जो भी गेस्ट आए थे सबसे मैंने नक्सलवाद के ऊपर सवाल पूछे थे और एंटी नक्सल ऑपरेशंस, लेकिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर भी सवाल पूछूंगी। मुख्यमंत्री जी से भी मैंने पूछा कि जो नए रायपुर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेकर भी सवाल पूछूंगी। तो पहले नक्सलवाद से स्टार्ट करते हैं कि कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अभी तक नक्सल के गिरोह में है और जो नक्सल फ्री होने के लिए आप क्या क्या प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर रहे हैं? स्मिता जी, आपका छत्तीसगढ़ की धरती में भगवान राम के ननिहाल में आपका स्वागत है। आपने सही कहा कि ये छत्तीसगढ़ बहुत खूबसूरत प्रदेश है और जब छत्तीसगढ़ के बारे में हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ प्राचीन काल से आपको किसी न किसी रूप में छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है, किसी काल में भी जाएं। और कहते हैं कि वनवास के 14 में से 10 साल भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में बिताए हैं। कौशल्या माता हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी और इसलिए भगवान राम का ये ननिहाल है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े संत महात्मा, श्रृंगी ऋषि का आश्रम यहां, बड़े बड़े संत महात्मा इस धरती पर पैदा हुए, छत्तीसगढ़ की धरती पर। और प्रकृति की बहुत और अद्भुत कृपा छत्तीसगढ़ पर है। वो ऐसे कि बड़ी बड़ी नदियां, बड़े जंगल, बड़े पहाड़, कोयले से लेकर हीरे तक का भंडार, और सबसे बड़ी ताकत छत्तीसगढ़ की है यहाँ के भोले भाले, सीधे साधे, ईमानदार और मेहनती लोग। और इसलिए वास्तव में छत्तीसगढ़ बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा प्रदेश है और इसलिए लोग कहते भी हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आपने जिस विषय की बात की नक्सलवाद को लेकर, तो एक लंबा संघर्ष नक्सलवाद के खिलाफ हमारी सरकारों ने किया है। जब 2003 में हमारी सरकार बनी तो न केवल हमारा बस्तर, सरगुजा भी नक्सलवाद से बुरी तरह से प्रभावित था। हमारी सरकार के दृढ़ संकल्प के कारण बहुत पहले हमने सरगुजा से नक्सलवाद को समाप्त किया। डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार थी 2018 तक, तो बहुत थोड़े से हिस्से में नक्सलवाद रह गया था, पर कांग्रेस की सरकार आई और फिर से पैर पसारने का अवसर मिला उन्हें। और अब जब 2023 में हमारी सरकार बनी, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने
देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरी मजबूती से कहा कि हम छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करेंगे, बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे। और उस दिशा में पिछले 14 महीनों में जो काम हुए हैं, बड़े बड़े नक्सली, इनामी नक्सली 380 के संख्या में मारे गए। लगभग 1200 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है और ऐसे ही लगभग 1100 लोग आत्मसमर्पण किए। नक्सल मोर्चे पर लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवान, बस्तर का कुछ ऐसा भूभाग है जो बहुत कठिन और दुर्गम है, वहां पर सामान्य रूप से जाने की कल्पना करना भी कठिन है। ऐसे दुर्गम इलाकों में भी जाकर हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों को समाप्त कर रहे हैं। सरगुजा की हमारी जो धरती है, बस्तर की जो हमारी धरती है, उसको प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। वहां की कला, वहां की संस्कृति, वहां के आचार विचार, रहन सहन इतना अद्भुत है। पर वो ये नक्सलवाद के कारण से उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा था। नक्सलवाद की समाप्ति बस्तर के विकास के लिए आवश्यक है। हमारी सरकार योजनाबद्ध तरीके से नक्सलवाद की समाप्ति के लिए काम कर रही है। अब बीजापुर का, सुकमा का इलाका, कुछ हिस्से में कांकेर में नक्सलवाद बचा है और अब आने वाले समय में जिस तरह से हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी बहादुरी और वीरता से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद तो पूरी तरह से समाप्त होगा। और न केवल हम बस्तर के लिए नक्सल उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं, वरन बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का भी काम कर रहे हैं। हमने हमारी सरकार बनने के बाद नियत नेल्ला नार योजना लाई। ये योजना क्या है कि जहां पर सुरक्षा के कैंप हैं, उसके 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली जितनी बस्ती है, जितने गांव हैं, वहां पर सरकार की सारी वो मूलभूत सुविधा पहुंचे। उनके आधार कार्ड बने, उनके आयुष्मान कार्ड बने, वहां पर स्कूल हो, वहां पर अस्पताल हो, वहां पानी पीने की व्यवस्था हो, वहां आवागमन के साधन हो, ऐसी सारी सुविधाएं, वहां बिजली पहुंचाने का काम, ऐसी सारी मौलिक सुविधाएं वहां पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने प्रारंभ किया। अब उस दायरे को हमारी सरकार ने बढ़ाने का निर्णय किया कि अब सुरक्षा कैंप के 10 किलोमीटर के दायरे में ये सारी मौलिक सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे। तो एक तरफ विकास के काम, दूसरी तरफ हमने बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया। बस्तर के नौजवानों में जो टैलेंट है स्मिता जी, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। नारायणपुर में हमारी मलखंब की एकेडमी है और मैं स्वयं गया था, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री जी आए थे, डॉक्टर पांडे उनके साथ में गया था। बच्चों के जो करतब देखे मैंने, उनकी कला देखी, उनकी ताकत देखी। बहुत छोटे छोटे से बच्चे, एशिया लेवल पर वो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, एशिया स्तर पर अपना स्थान बनाया। हमारा नारायणपुर के जो बहुत कठिन क्षेत्र है नारायणपुर, वहां के बच्चों का जो टैलेंट, तो बस्तर के नौजवानों में खूब प्रतिभा है। खेल के लिए, कला के लिए, कला तो ऐसा भरा है बस्तर की धरती में, वहां के हमारे नौजवानों में। उन सबको आगे बढ़ाने का काम, बस्तर के नौजवानों में आत्मविश्वास जागे, आगे बढ़ने के लिए वो जागे। कितने ऐसे बच्चे, कितने लोग जो कभी जगदलपुर नहीं आए अपना संभागीय मुख्यालय, रायपुर नहीं आए, कभी ट्रेन नहीं देखा, कभी बड़े शहर नहीं देखे, ऐसे उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम। और इसलिए नौजवान हमारा आगे बढ़े, उनकी प्रतिभा को एक मंच मिले, इसलिए हमने बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया।
अभी वहां की जो कला संस्कृति, वहां के रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा, वेशभूषा, उनके श्रृंगार, उनके आभूषण, इन सबको आगे बढ़ाने के लिए हमने अभी बस्तर पंडूम का आयोजन किया। तो चारों तरफ से हम बस्तर को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बस्तर के लोगों के जीवन में खुशहाली आए, बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, इसके लिए काम कर रहे हैं। मंत्री के नाते लोक निर्माण विभाग सड़कों का जाल लगातार हम बिछा रहे हैं वहां पर, ताकि जब आवागमन की अच्छी सुविधा होगी तो वहां पर विकास की गंगा बहेगी, विकास की धारा वहां पर जाएगी, विकास की किरणें जाएगी। तो लगातार सड़कों का काम कर रहे हैं। ये जरूर है कि कठिनाई है वहां की परिस्थितियों के कारण, तो सुरक्षा बल के जवान जब उपलब्ध होते हैं तब हम सड़कों का निर्माण कर पाते हैं, और इसलिए समय जरूर लग रहा है, लेकिन भारत सरकार भी हमको लगातार मदद कर रही है वहां पर सड़कों के निर्माण के लिए। लगातार हम सड़कें बनवा रहे हैं ताकि बस्तर तेज गति से आगे बढ़े और दुनिया के लोग उस खूबसूरती को, बस्तर की खूबसूरती को निहार सके, वहां के पौराणिक, वहां के ऐतिहासिक महत्व की चीजें हैं वो देख सके। बस्तर में आप सड़क निर्माण की बात कर रहे हैं, वहीं पे एक कथित तौर पर एक युवा पत्रकार की हत्या हुई थी। क्या आपके राज्य में पत्रकार सुरक्षित है और इस केस को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस नौजवान ऊर्जावान पत्रकार के बारे में कह रहे हैं, जैसे ही मैंने उनका वो समाचार देखा, तिथि संभवतः 25 दिसंबर के आसपास की कोई तारीख थी, देखा और उसी दिन उसके लिए जांच की कमेटी बनाई, उनकी रिपोर्टिंग देखी और जांच कमेटी वहां पर गई। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। हमने अपने अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर किया, संबंधित ठेकेदार के अनुबंध और ठेका निरस्त किया और अपने अधिकारियों के खिलाफ न केवल एफआईआर किया, उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी की। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। तुरंत ही वहां पर एक्शन हुआ, कोई विलंब नहीं हुआ, और ये सही है कि वो दुर्भाग्यजनक घटना हुई, एक नौजवान पत्रकार को अपनी जान खोनी पड़ी, लेकिन उसके बाद सरकार ने जो कार्यवाहियां की वो आपके सामने है। सर, एक तरफ हम नए रायपुर में बैठे हुए हैं, नवा रायपुर में बैठे हुए हैं, यहाँ पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात होती है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कुछ ऐसे इलाके हैं जो इतने दुर्गम हैं जहां पर सड़क नहीं, जहां पर बिजली नहीं, जहां पर पानी अब आफ्टर 77 इयर्स पानी पहली बार पहुंच रहा है वहां पर। ऐसे हैव्स और हैव नॉट्स, इतना फर्क क्यों है आपके राज्य में? बिल्कुल, आपने स्मिता जी बहुत वाजिब प्रश्न किया है। देश और प्रदेश में वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, पंच से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस के लोग रहे, और जैसे मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ कितना रीच स्टेट है प्राकृतिक खनिजों के रूप से, पर छत्तीसगढ़ का हमेशा कांग्रेस की सरकारों ने शोषण किया, उपेक्षा किया। क्या दिया था कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने, देश और प्रदेश की सरकारों ने? तब हम मध्य प्रदेश के हिस्सा हुआ करते थे। गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, बीमारी, यही दिया, विकास से महरूम रखा हमको। पर ये छत्तीसगढ़ वासियों के, छत्तीसगढ़िया लोगों के दर्द को किसी ने देश में समझा तो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समझा। और देखिए, राजनीति में जनहित और जन सरोकार कितना महत्वपूर्ण होता है,
ये कहीं देखना हो तो केवल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आपको देखने को मिलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं से प्रेरणा लेकर हम लोग काम करने वाले लोग हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जानते थे कि जब मैं अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाऊंगा, बहुमत कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस की सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में। यानी अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाना मतलब एक और राज्य में कांग्रेस की सरकार बना देना। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि सरकार किसकी बनेगी ये महत्वपूर्ण नहीं है। अभी तो महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ के साथ जो अन्याय, उपेक्षा और शोषण हुआ है वो खत्म होना चाहिए। और 1 नवंबर 2000 को हमें अलग छत्तीसगढ़ राज्य दिया। और आज जब अलग छत्तीसगढ़ राज्य बना तो आज जो छत्तीसगढ़ का स्वरूप बदला हुआ दिखता है आपको कि ये नई रायपुर राजधानी, बड़े बड़े नेशनल हाईवेज, सड़कों का जाल अधिकांश हिस्सों में चला गया है। आज छत्तीसगढ़ में न केवल एम्स है, IIM, IIT जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं आज छत्तीसगढ़ में है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की देन है जिसने छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए इतना कुछ किया है। ये सही है। हाँ। ये सही है कि अभी भी कुछ हिस्से बच गए हैं जहां पेयजल नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, पर ये सतत प्रक्रिया है विकास की। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री के नाते प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन के नाम से ये योजना चालू की है कि हर एक व्यक्ति के घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम। ये छत्तीसगढ़ का कैसा ये कांग्रेस सरकार चलाती है, कांग्रेस की सोच क्या होती है, ये समझ से परे है। अभी हमने रिपोर्ट की थी चुनचुना गांव में अब जाके पानी आया है। जी जी। आजादी के बाद इतने साल गुजर गए और पानी नहीं पहुंचा गांव में। बस्तर के कई सारे इलाके हैं जहां पर पानी नहीं है। कितनी और साल वेट करना पड़ेगा? स्मिता जी, यही सोच में फर्क है। आजादी के नहीं, आप मुझे बताइए कितने साल और? मैं आपको मुझे एक डेट दे दीजिए, एक साल बता दीजिए। 2026 अभी जल जीवन मिशन की जो योजना भारत सरकार की चल रही है, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन की ऐसी दुर्दशा की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 15 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना लॉन्च की। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसे 2021 में चालू किया और आपने बाकी कामों का ठेका तो दे दिया। ट्यूबवेल खुदाई, पानी के बिना तो नल का कनेक्शन कर देंगे क्या काम का, आप टंकी बना देंगे किस काम का। ट्यूबवेल खुदाई का ठेका इन्होंने दिया अप्रैल 2023 में। यानी 4 साल विलंब से छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन का काम प्रारंभ हुआ। पर हमारी सरकार बनने के बाद हमने तेज गति से काम करना प्रारंभ किया है। जल जीवन मिशन की अवधि केंद्र सरकार ने 2028 तक बढ़ाई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तब तक हम हर घर तक शुद्ध पेयजल लेकर पहुंच जाएंगे। कृषि सिंचाई को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं टू इम्प्रूव द सिचुएशन? अनेक योजनाएं हमारी सरकार ने बनाई है। नए नहरों का निर्माण, नए बांधों का निर्माण और कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पाइपलाइन में है। भारत सरकार भी इस दिशा में मदद कर रही है। ये सही है कि लंबे समय से सिंचाई के पानी की दिशा में कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो पाया, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद अभी 2023 से हमने इस दिशा में तेज गति से काम करना प्रारंभ किया है कि नए बड़े बांधों का निर्माण हो और किसानों के खेत तक हम पानी पहुंचाएं। इसके लिए मजबूती से हमारी सरकार काम कर रही है। एक तो महानदी का विषय भी है, ओडिशा में भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे भी भाजपा की सरकार है। तो ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है रिवर वाटर को लेकर, क्या इसके लिए कोई सोल्यूशन निकल सकता है? हाँ, निश्चित रूप से उड़ीसा के मुख्यमंत्री से लगातार बातचीत हो रही है और दोनों राज्य पूरी तरह से सहमत हैं। आपस में बैठकर इस समस्या के समाधान के लिए कुछ और भी जल को लेकर के विषय हैं और सारे विषय
समय के साथ तेज गति से हम उसका निदान कर लेंगे। बहुत सकारात्मक चर्चा उड़ीसा की सरकार से हुई है और दोनों राज्य, वैसे भी हमारा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का रोटी बेटी का संबंध है, अगल बगल राज्य है, आपस में लगातार आना जाना है। उसके बावजूद अब दोनों स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरी उपस्थिति में ही मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पर इच्छा जाहिर की और बातचीत हो रही है। अभी थोड़े दिन पहले उदयपुर में देश भर के जल मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, वहां मैं गया था। उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारे जल संसाधन मंत्री भी थे। वहां पर प्रारंभिक बातचीत हुई, फिर हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने भी बात की और अब इस दिशा में हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। कनेक्टिविटी की बात चलती है तो कई कार्यक्रम हैं जिसके जैसे भारतमाला है, उसको लेकर जो कनेक्टिविटी प्रोग्राम चल रही है, ऑपोजिशन का कहना है कि इसमें धांधलेबाजी हो रही है, इरेगुलरिटीज है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सड़कों के लिए भारत सरकार लगातार छत्तीसगढ़ में काम किया है। 2018 से पहले, उसके बाद भी भारतमाला परियोजना रायपुर से विशाखापट्टनम तक एक वृहद योजना केंद्र सरकार ने स्वीकृत की और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस सरकार के समय जमीनों का अधिग्रहण हुआ और जिस प्रकार से विवाद हुए उसमें लगातार यह मुद्दा उछला, लगातार इस पर हुआ और अब हमारी सरकार ने इसे ईओडब्ल्यू से जांच कराने का निर्णय किया है। लगातार जांच हो रही है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उन पर कठोर कार्रवाई होगी। कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई ऑलरेडी हमने कर दी है, पर जांच और जारी है। जो भी दोषी पाया जाएगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। पर आपको बता दूं कि ये सारे घोटाले हुए हैं कांग्रेस की सरकार के दौरान। कांग्रेस तो कह रही है अब कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, ये तो इनके दो मुहा चरित्र बार बार बताता है। एक तरफ जब ईडी की कार्यवाही होती है तो ईडी के खिलाफ बोलने लगते हैं, दूसरी तरफ खुद सीबीआई की जांच की मांग करने लगते हैं। तो पहले तो ये तय कर लें केंद्रीय एजेंसियों पर इनको भरोसा है कि नहीं है। और यही कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने सीबीआई को बैन कर रखा था छत्तीसगढ़ में। पर हमारी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर है। ईओडब्ल्यू से जांच करा रहे हैं और निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी होगा। जब आप सरकारी एजेंसीज की बात करते हैं तो ऑपोजिशन कहती है कि सारी सरकारी एजेंसीज जो हैं वो बीजेपी के कब्जे में हैं और उनका प्रयोग किया जाता है, चाहे इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए और उसके बाद ऑपोजिशन का गला घोटने के लिए। स्मिता जी, मैं आपसे कहूंगा कि आज ये कितना निराधार और बेबुनियाद आरोप है और ये रटा रुटाया आरोप है। जब भी केंद्रीय एजेंसियां कोई कार्यवाही करती है तो कभी कहते हैं कि पंजाब के प्रभारी बना दिए इसलिए कार्रवाई, कभी बोलते हैं कुछ, कभी बोलते हैं कुछ। तो ये रटा रुटाया, घिसा पीटा आरोप है इनका, जिसमें कोई दम नहीं है। वास्तविकता ये है कि जिन घोटालों की जांच हो रही है, चाहे वो शराब घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, डीएमएफ घोटाला हो, महादेवी सट्टा का घोटाला हो, ये सारे के सारे घोटाले कांग्रेस की सरकार के दौरान हुए हैं और इसकी जांच भी उस समय से प्रारंभ हो गई थी। महादेव सट्टा का जांच तो पहले से ही प्रारंभ हो गया था और आज ये किस मुंह से कहेंगे कि ये दुरुपयोग हो रहा है। आपको शराब घोटाले की पृष्ठभूमि बताता हूं कि कैसे इन्होंने शराब का घोटाला किया। नकली होलोग्राम लगाए, लीकर शॉप में 2 काउंटर हुआ करता था, एक इलीगल कलेक्शन होता था, एक राज्य के राजस्व में जाता था, जिसे छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जान रहा था कि शराब दुकानों में 2 काउंटर हैं। ईडी को कैसे पता नहीं चलेगा? केंद्रीय एजेंसियां कैसे नहीं जानेगी?
और जब जानेंगी तो कार्रवाई करेंगी। आज कोई तात्कालिक कारण से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज कोई राजनीतिक ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि आप आरोप लगाओ। जनता ने इनको इतना धूल चटाया है, इतना धूल चटाया है। क्या दावे कर रहे थे 2023 के विधानसभा चुनाव में? अब की बार 75 पार, अब की बार 75 पार। छत्तीसगढ़ की जनता ने ही इन्हें पार कर दिया। फिर लोकसभा में कहा इन्होंने, लोकसभा में 11 में से 10 सीटें हारे। फिर नगरीय निकाय चुनाव, नगर निगम 10 कारपोरेशन के इलेक्शन हुए, 10 में कांग्रेस का स्कोर 0। जैसे आपकी दिल्ली में लगातार 0 पे आउट होते जा रही है कांग्रेस, कारपोरेशन में छत्तीसगढ़ में 0 में आउट, जिला पंचायतों में कांग्रेस साफ। आज भारतीय जनता पार्टी को यह करने की जरूरत नहीं है। ये तो आपके काले कारनामे हैं जिनका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। जब सत्ता में थे तो कैसे आपने सत्ता का दुरुपयोग करके दोनों हाथों से छत्तीसगढ़ की जनता को, गरीब जनता को लूटकर अपना घर भरने का काम किया। तो केंद्रीय एजेंसियां हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती है, आएंगी, पूछेंगी आपसे। और इसका बड़ा और उदाहरण बताऊं मैं आपको, प्रमाण, कि जितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई है स्मिता जी, किसी को जमानत नहीं हुई है। 2 साल से ऊपर हो गया जेल में। इसका मतलब कि पुख्ता आधार हैं, साक्ष्य हैं एजेंसियों के पास। और फिर ये किस मुंह से बोलते हैं कि राजनीतिक आधार पर? क्या ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां हैं? कांग्रेस के हालात तो ऐसे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं। सिविक बॉडीज में ऐसे स्वीपिंग इलेक्शंस आप कैसे जीत गए? मतलब ये एक जैसे वो कहते हैं ना, ये एक इलेक्शन मशीनरी है आपकी। महापौर का इलेक्शन भी हुआ था, वहां पे भी आपकी पार्टी ऐसे जीत गई। तो व्हाट इज द विक्ट्री मंत्रा? छत्तीसगढ़ की जनता सीधी साधी भोली है और छत्तीसगढ़ की जनता को कोई बहका नहीं सकता, कोई फुसला नहीं सकता है। एक बार धोखा खाई 2018 में छत्तीसगढ़ की जनता, नारों से प्रभावित हो गई और उन्होंने देखा कि कैसी 5 साल में दुर्दशा हुई। 5 साल नगरीय निकायों की जो हालात इन्होंने की थी, परेशान थी छत्तीसगढ़ की जनता। विकास के काम 5 साल अवरुद्ध रहे, केवल लूट और भ्रष्टाचार हुआ। गांव में कोई विकास के काम नहीं, शहरों में कोई विकास के काम नहीं, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं। तो ये जो इतना बड़ा बहुमत मिला, ये भारतीय जनता पार्टी पर जनता का विश्वास है। और इसी को मैं अपने शब्दों में कहता हूं कि हमने ये साबित किया कि हम विकास के लिए राजनीति करते हैं और ये विकास में राजनीति करते हैं। ये अंतर है। हमारी सरकार बनने के बाद नगरीय निकायों में, अधिकांश नगरीय निकायों में कांग्रेस के महापौर और चेयरमैन थे। नगर विकास मंत्री के नाते मैंने 7,500 करोड़ रुपए एक साल में नगरीय निकायों में अलग अलग योजनाओं की राशि जारी की, बिना भेदभाव के, ये जानते हुए कि वहां पर कांग्रेस के मेयर और चेयरमैन हैं। लेकिन हमने, हमारी राजनीति का आधार है विकास के लिए राजनीति, उस पर राजनीति नहीं की हमने, विकास में राजनीति नहीं की। विकास दिखने को मिलता है नया रायपुर में। जैसे ही आप एयरपोर्ट में लैंड करते हैं तो दिखता है हर जगह। आप विकास की राजनीति कहते हैं, विपक्ष कहता है कि आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। बीजेपी जहां भी सत्ता में आती है, हिंदू मुस्लिम के बीच जो भेदभाव है उसको और उस दायरे को और बढ़ाती है। कांग्रेस के पास बोलने को कुछ है नहीं स्मिता जी। 5 साल आपकी सरकार थी, एक काम बता दें, एक काम किया आपने 5 साल में, ये बड़ा काम किया, ये परिवर्तन लाया आपने छत्तीसगढ़ में। मैंने आपको बताया कि IIM, IIT, एम्स से लेकर सारी चीजें हमने छत्तीसगढ़ में लाई है। अलग छत्तीसगढ़ राज्य हमने बनाया है।
आपने क्या किया, एक आध तो बता दीजिए। 5 साल आपकी सरकार थी, बहुत पुरानी बात मत करिए। 5 साल में क्या किया? ये जब मुद्दा विहीन हो जाते हैं तो मैं आपको एक अच्छी बात आपसे शेयर करूंगा। मैंने कांग्रेस की राजनीति का एनालिसिस किया कि हाउ दी पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस इज देयर। भ्रम, भय और भ्रष्टाचार, 3 भ इनकी राजनीति है पूरी। आप उदाहरण कितने आपके सामने आ जाएंगे। सीएए पे कितना भ्रम फैलाया, 370 पे कितना भ्रम फैलाया, संविधान खतरे में है कह के कितना भय दिखाया, और वो भी नहीं चलता है तो आखिरी में आते हैं धर्म के आधार पर भय दिखाना। आप मुझे कोई ये बता दे कि सीएए के कारण किसी एक भारतीय मुसलमान की नागरिकता गई हो, पर कैसे देश को सिर पे उठा लिया था। 370 पे क्या क्या नहीं कहा इन्होंने। 370 हटेगा तो ये होगा, वो होगा, वो होगा। खून की नदियां बहेगी, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। आखिर ये सोच में अंतर है। इसलिए मैंने कहा कांग्रेस 3 आधार पर राजनीति करती है, भय, भ्रम और भ्रष्टाचार। पर वो न्याय यात्रा भी निकालने में लगे हुए हैं, तो वो छत्तीसगढ़ में भी आएंगे, यहां पे भी यात्रा होंगी। जनता ने न्याय किया ना, घर बिठा दिया उनको। थोड़ी सी सीटें क्या मिल गई लोकसभा चुनाव में, ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया जीत गए। आज हालात क्या है? अभी वक्फ बिल पे एक परिवार के 3 सदस्य हैं, एक राज्यसभा में, 2 लोकसभा में। एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। क्यों नहीं बोले? क्या राजनीति है आपकी? बाहर कैसे बोलते हैं, सदन में क्यों नहीं बोला आपने? देखिए, ये कांग्रेस जन सरोकार से, राष्ट्रहित से बहुत दूर जा चुकी है। उनकी राजनीति का सारा हिस्सा एक परिवार के लिए केंद्रित है, एक परिवार पर केंद्रित है। अभी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने क्या कहा कि अब योग्य लोगों को राजनीति में लाना है, अयोग्य लोगों को हटाना है। थोड़े दिन पहले उनके नेता ने कहा हमारे गुजरात के नेता मिले हुए हैं, भाजपा से मिले हुए हैं। बताइए, जिस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पदाधिकारियों को अयोग्य माने, अक्षम माने, जिस दल के बड़े नेता अपने कार्यकर्ताओं के निष्ठा पर संदेह करे, कैसी होगी वो पार्टी? इसीलिए मैं कहता हूं कांग्रेस के पास न नियत है न नेतृत्व है। आपकी पार्टी में जो नेतृत्व है, हाईकमांड कल्चर नहीं हुआ करता था। ये कांग्रेस के लिए कहा जाता था कि उनका हाईकमांड कल्चर है, लेकिन क्या आपकी पार्टी में भी अब हाईकमांड कल्चर नहीं आ गया? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज मुझे कोई बता दे कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के। 10 करोड़ जो सदस्य हैं उनमें से कोई एक बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। अमित शाह जी ने लोकसभा में भी कहा था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को कि आप ही रहेंगे प्रेसिडेंट पार्टी के। तो उनके ये जो परिवारवादी पार्टी है उनका तय है कौन बनेगा। आपको एक उदाहरण बताऊं मैं, प्रियंका वाडेरा जी क्या कभी किसी ब्लॉक अध्यक्ष रही, जिलाध्यक्ष रही, प्रदेश में कोई पदाधिकारी रही? सीधे राष्ट्रीय महासचिव। अब वो कार्यकर्ता जो मंडल में, जिले में, प्रदेश में पूरी अपनी जीवन और जवानी लगा रहा है पार्टी के लिए, उसको स्थान नहीं मिलेगा राष्ट्रीय महासचिव का, क्योंकि वो एक परिवार का सदस्य नहीं है। सीधे राष्ट्रीय महासचिव।
कार्यकर्ता जाएगा कहां आखिर? इसलिए ये पार्टी परिवार पर केंद्रित पार्टी है, परिवार के द्वारा, परिवार के लिए। इतने सारे राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकार है। एक क्रिटिसिज्म होती है बुलडोजर लॉ के लिए, मतलब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया हुआ है कि बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए, फिर भी बुलडोजर एक्शन होता है। आपने जब आप सरकार में नहीं थे, आपने कहा था बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, लेकिन अब आप सिर्फ बुलडोजर को निर्माण कार्य में लगाते हैं, यहां पर नहीं होता इतना। आप मुझे बताएंगे कि क्यों ऐसे? आपके एक प्रश्न का उत्तर छूट गया था। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है वो सामूहिक नेतृत्व की है और प्रमुख सभी नेता एक साथ बैठकर निर्णय करते हैं। कभी ये हाईकमांड का कल्चर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं रहा है। सामूहिक नेतृत्व पर काम करने वाली ये पार्टी है, संविधान पर चलने वाली पार्टी है। हमारे यहां पदाधिकारियों की संख्या हमारे संविधान में दी हुई है कि एक अध्यक्ष होंगे, इतने महामंत्री होंगे, इतने उपाध्यक्ष होंगे, उतने ही बनाए जाते हैं। इनके यहां तो पता नहीं कितना बना लेते हैं। जिस मोहल्ले में देखो तो प्रदेश महामंत्री है, जिस गली में देखो जिले के महामंत्री आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात जो आपने कही कि देखिए, कानून का भय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अपराधियों को, अवैध काम करने वालों को, इलीगल काम करने वालों को, और जो समाज में भय पैदा करने वाले लोग हैं, अपराध करने वाले लोग हैं, इन पर भय होना ही चाहिए। और इसलिए जहां आवश्यकता पड़े, आप दिन दहाड़े बड़े बड़े अपराध कर लेते हैं। क्या सोचकर करते हैं? किसी बेटी के साथ, किसी नौजवान के साथ, किसी बच्चे के साथ। और ऐसे लोगों पर कानून का बुलडोजर तो चलना ही चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो समाज में भय पैदा करे, जो अपराध करे, जो दरिंदगी करे, निश्चित रूप से कानून का बुलडोजर तो चलना ही चाहिए। अच्छा, अब मैं कुछ सवाल ऑडियंस से लूंगी। एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव? हेलो सर, मेरा नाम अभिषेक सिंह है। सर, पिछले अगर जेंडर इक्वालिटी की बात की जाए तो कुछ समय पहले पुलिस फोर्स में ट्रांसजेंडरों को शामिल किया गया था। तो इक्वालिटी के लिए, ट्रांसजेंडरों के लिए आगे के रोड मैप्स क्या है सर सरकार के? किस तरह उन्हें इक्वालिटी के रूप में आगे और बढ़ाने के रूप में सरकार देख रही है सर? हाँ, निश्चित रूप से ये समाज के ये भी हिस्से हैं, समाज के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इन्हें भी सम्मान से जीने का, इन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी का अधिकार है। इसके लिए अनेक प्रकार के कानूनी प्रावधान भी हैं और हमारी सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी, मैं डॉक्टर के किशोर हूँ, पत्रकार भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। आप पानी की बात करता हूँ मैं। छत्तीसगढ़ में पानी की कमी होती जा रही है। अक्सर गर्मियों में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और जो आर्सेनिक और लेड और ये सब की बात आ रही है, वो पानी की लेवल नीचे होने के कारण ज़्यादा हो रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर का स्कीम था गांव का पानी गांव में, गांव का मिट्टी गांव में। तो उस पे क्या कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं और क्या उसकी स्ट्रैटेजी? क्योंकि 10 सालों में मेरे को लगता है कि छत्तीसगढ़ में अभी भी लाल दिखा रहा है, पानी की जो लेवल है वो 600-800 फीट चला गया है। तो उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ये सही है कि छत्तीसगढ़ में वाटर लेवल बहुत तेजी से नीचे जा रहा है और आज जब छत्तीसगढ़ के अनेक शहर, अनेक क्षेत्र ऐसे थे जिसे तालाबों का शहर, तालाबों की बस्ती कहा जाता था। हमारा रतनपुर है जहां 100 से अधिक तालाबें हैं और हर गांव में तालाब हुआ करता था, लबालब पानी से भरा हुआ।
और गांव में कुआं हुआ करता था, कुएं का पानी हम लोग पीते थे। शुद्ध पानी तो कुएं से ही मिलता है। पर आज परिस्थितियां बदल गई है। तालाब में पूरी तरह से पानी भरता नहीं है, कुआं हमारे पूरी तरह से सूख गए हैं और इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि जल संरक्षण पे बड़ा काम किया जाए। बरसात के पानी को हम कैसे रोकें? जो हमारे तालाब हैं, अभी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अमृत सरोवर योजना लगाई है। अमृत मिशन में भी हम तालाबों का सौंदर्यीकरण और उसके लिए काम करते हैं शहर के अंदर, और इस दिशा में लगातार हमारी सरकार, केंद्र सरकार के सहयोग से मिलकर तालाबों के सौंदर्यीकरण, उसे सुव्यवस्थित करने के लिए, उसे जीवित करने के लिए, उसे उपयोगी बनाने के लिए लगातार काम हो रहा है। पर ये चिंता बहुत वाजिब है। जल संरक्षण पे बहुत बड़े पैमाने पर काम करने की आवश्यकता है और हमने इसके लिए एक बैठक भी अभी उच्च स्तर पर की थी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। मनरेगा के पैसे से गांव में वाटर रिचार्ज पिट बनाने का काम, छोटे छोटे स्टॉप डैम बनाने का काम, तालाबों में पानी भर सके बरसात में पूरी तरह से, जल संचय, वर्षा के पानी को कैसे, कैच द रेन, ये योजना भारत सरकार की है, उस पर लगातार हम कैचमेंट एरियाज वगैरह। हाँ, यस। पर इसमें भी कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, वो फिर काम पूरा नहीं करते। आपने भी कहा था कि 70% ही आप फंड्स एलोकेट करेंगे क्योंकि इरेगुलरिटीज होती हैं। तो क्या 6,000 गांव या 5,000 कुछ ऐसे गांव थे जहां पे ये पानी उपलब्ध करना था, तो कब तक हो सकता है ये कि, और ये इरेगुलरिटीज कब तक बंद होंगी? 20,000 गांव में 50 लाख से अधिक परिवारों में नल के कनेक्शन देने हैं। नल के कनेक्शन तो हमने 40 लाख से अधिक परिवारों में कर दिया है। पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 4 साल बाद पुरानी सरकार ने अप्रैल 2023 में ट्यूबवेल खोदाई का टेंडर किया और हमें 18,000 ट्यूबवेल खोदने थे। कार्य आदेश जारी हुआ 17,000 का। अब तक हम केवल 11,000 ट्यूबवेल खोद पाए हैं और इसलिए घरों तक जल पहुंचाने का काम तय सीमा में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अभी इसलिए हमने तय किया है कि जिन स्थानों पर जल के स्रोत उपलब्ध हो जाएंगे उनका हम पेमेंट करते जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा गांवों में हम पानी पहुंचा सके। ये जो कमी है जल की, उसकी पूर्ति के तरफ हमारा ध्यान हो। तो ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत तय किया है कि आप उन गांवों में पहले काम करें जहां पर जल के स्रोत हैं, सोर्स हैं, उन गांवों का काम को पूरा करें और फिर बचे हुए गांवों को उसके क्रमशः हम करते जाएंगे। पर हमारा जो संकल्प है हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का, ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, बिल्कुल मोदी जी के संकल्प को पूरा करेंगे। I can take one more question if there is. I think पीछे. Hello sir, this is Divya Dubey from UNICEF. My question is, बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि आफ्टर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट 2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा, जो अब तक हुआ नहीं है, और 45,000 शिक्षा कर्मी जो पात्रता रखते हैं उनकी भी नौकरियां अभी तक हो नहीं पाई हैं। तो उसका आंसर मैं जानना चाह रही हूँ आपसे। बिल्कुल आपने सही कहा और मोदी की गारंटी में हमने जितनी बातें कही है उन सब बातों को क्रमशः पूरा करते चले जा रहे हैं। मैं खाली अपने विभाग की बात करूंगा तो मैं अपने विभाग की समीक्षा बैठक लेता हूं तो बैठक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है रिक्त पदों की पूर्ति करने का, और लगातार हम विज्ञापन निकाल रहे हैं, रिक्त पदों की पूर्ति कर रहे हैं।
जो पदोन्नति के मामले लंबित थे उन मामलों को आगे बढ़ाने का काम, और भर्तियां लगातार निकल रही है। दूसरा एक बड़ा काम रोजगार के क्षेत्र में, जैसे आपको पता चला कि आप सेमीकंडक्टर के निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं, रोजगार जनरेशन भी होगा। हमने नई औद्योगिक नीति अपनी बनाई है। नई औद्योगिक नीति में अनुदान देने का आधार हमने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को नहीं रखा है, हमने रखा है कि कितने लोगों को आप रोजगार देंगे, उसके हिसाब से राज्य सरकार आपको रियायत देगी। मतलब हमारा फोकस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर है। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, और इसलिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं। और हमारे प्रदेश की ये चुनौती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं के बराबर है हमारे छत्तीसगढ़ में, और अब आकर्षण हो रहा है, आकर्षित हो रहे हैं लोग। अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं से बातचीत हो रखी है, एमओयू हुआ है। आने वाले समय में निश्चित रूप से एक तरफ जहां हमारे प्रदेश का औद्योगिक विकास होगा, रोजगार सृजन भी होगा, और शासकीय नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया तो लगातार चल रही है, और उसे तेज गति से अब और होगा। और जो कहा है मोदी की गारंटी में, एक एक बात अक्षरशः पूरा करेंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। आप पॉडकास्ट में आए, आप इस कॉन्क्लेव में आए, उसके लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। आप छत्तीसगढ़ में आए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि आप रायपुर तक आई हैं तो एक बार बस्तर चित्रकूट जरूर घूमकर आए, और जो हमने बातें कही है बस्तर के बारे में प्रत्यक्ष रूप से आप देखें। आपका स्वागत है, आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you very much for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste. Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.